नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। सीरिया में अब किसी भी वक्त तख्ता पलट हो सकता है। विद्रोही गुट तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच हिंदुस्तान की तरफ से अपने नागरिकों को तुरंत सीरिया छोड़ने की सलाह दी गई है, क्योंकि विद्रोही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और किसी भी समय राजधानी दमिश्क पर हमला कर सकते हैं। तो सीरिया में संकट में असद सरकार, इसी को लेकर हम करेंगे चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख ले जिन पर आगे होगी बात। पाकिस्तान के अत्याचारों को भूला बांग्लादेश, गजा के अस्पताल पर इजराइल का हमला, और चलते चलते में देखेंगे साउथ चाइना सी में अमेरिका और चीन आए आमने सामने। सीरिया में बशर अल असद की सरकार विद्रोहियों के आगे कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। विद्रोही एक के बाद एक शहर पर कब्जा करते जा रहे हैं, यहाँ तक कि सीरिया की राजधानी दमिश्क अब विद्रोहियों से ज्यादा दूर नहीं बची। विद्रोही दमिश्क को दो तरफ से घेर चुके हैं और इस बीच हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से सीरिया को लेकर ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है। हिंदुस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सीरिया में रह रहे हिंदुस्तानी नागरिक तत्काल देश छोड़ दें और किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। इसके अलावा हिंदुस्तानी नागरिकों से सीरिया जाने से भी मना किया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीरिया में जो हिंदुस्तानी रह रहे हैं वो दमिश्क में स्थित हिंदुस्तानी दूतावास के संपर्क में रहे। विदेश मंत्रालय ने इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर +963 993385 जारी किया है। इसके अलावा मंत्रालय ने ईमेल आईडी hoc.damascus@mea.gov.in भी जारी किया है। भारत और सीरिया के रिश्ते ऐतिहासिक रहे हैं और वर्तमान में कई परियोजनाओं पर दोनों मुल्क एक साथ काम कर रहे हैं। साल 2022 में सीरिया के विदेश मंत्री फैसल मकदाद ने भारत का दौरा किया था। उस दौरान भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा था कि एक पावर प्लांट और एक स्टील प्लांट बनाने के लिए भारत सीरिया को $28 करोड़ की आर्थिक मदद देगा। 2 साल पहले 2022 में जब सीरियाई विदेश मंत्री हिंदुस्तान आए थे तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि दमिश्क से दिल्ली आने में 4 घंटे का वक्त लगता है, इसलिए आप दोनों देशों में समय और जगह के लिहाज से करीबी को समझ सकते हैं। जो सीरिया के लिए खतरनाक है वो हिंदुस्तान के लिए भी है। हम दोनों धर्मनिरपेक्ष देश हैं। हम दोनों लोकतांत्रिक सिद्धांतों में भरोसा करते हैं। सीरिया भले ही मुस्लिम बाहुल देश है, लेकिन संविधान में उसका कोई राजकीय धर्म नहीं है। सीरिया एक गणतंत्र है और संवैधानिक रूप से धर्मनिरपेक्ष भी है। लेकिन अब सीरिया की स्थिति बेहद खराब दिखाई दे रही है। एचटीएस और उसके सहयोगियों ने तीसरे शहर दारा पर भी कब्जा कर लिया है। सीरिया में 27 नवंबर को सेना और विद्रोही गुटों के बीच संघर्ष शुरू हुआ था। इसके बाद 1 दिसंबर को विद्रोहियों ने उत्तरी शहर अलेप्पो पर कब्जा कर लिया। इसके 4 दिन बाद विद्रोही गुटों ने एक और बड़े शहर हामा पर भी कब्जा कर लिया और अब विद्रोहियों ने दक्षिणी शहर दारा पर कब्जा करने के बाद राजधानी दमिश्क को 2 दिशाओं से घेर लिया है। दारा और राजधानी दमिश्क के बीच दूरी केवल 90 किलोमीटर की है। इस बीच ईरान ने भी अपने लोगों को सीरिया से बाहर निकालना शुरू कर दिया है। वहीं सीरियाई सेना के एक सूत्र ने कहा कि ईरान समर्थित हिजबुल्लाह बलों को होम्स में और उसके निकट सरकारी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए तैनात किया गया है। हिजबुल्लाह ने विद्रोहियों को होम्स पर कब्जा करने से रोकने में असद सरकार की मदद करने के लिए अपने लड़ाकों को सीरिया भेजा है। सीरिया की सरकारी मीडिया ने बताया कि सीरियाई और रूसी वायुसेना आर्टिलरी, मिसाइलों और बख्तरबंद वाहनों के साथ चलाए गए एक ऑपरेशन में शुक्रवार को होम्स ग्रामीण इलाके में दर्जनों विद्रोही मारे गए। इसके साथ ही रूसी हवाई हमले में भी 200 विद्रोहियों के मारे जाने का दावा सीरिया की सरकार की तरफ से किया गया है। फिलहाल सीरिया संकट में है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हम बात करेंगे बांग्लादेश की। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के संबंध इस समय बेहद खराब हो गए हैं और इस बीच हिंदुस्तान के विदेश सचिव विक्रम मिस्री 9 दिसंबर को बांग्लादेश जा रहे हैं। विक्रम मिस्री के दौरे को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न की लगातार खबरें आ रही है। हिंदुस्तान विरोधी गुटों के साथ कार्यवाहक सरकार के पीएम मोहम्मद यूनुस लगातार बैठकें कर रहे हैं और हिंदुस्तान को आंख दिखा रहे हैं। ऐसे में विक्रम मिस्री का बांग्लादेश जाना कई सवालों में घिरा दिख रहा है। इस बीच बांग्लादेश लगातार पाकिस्तान के करीब भी जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में एक कट्टरपंथियों का गुट मौजूद है जो हिंदुस्तान को अपना दुश्मन और पाकिस्तान को दोस्त मानता है। मोहम्मद यूनुस की सरकार इसी गुट को खुश करने की कोशिश कर रही है, जिसे लेकर बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने भी अपनी सरकार की तीखी आलोचना की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए 1971 की लड़ाई का जिक्र कर बताया कि कैसे हिंदुस्तान ने बांग्लादेश की मदद की थी। तस्लीमा ने लिखा कि जिस हिंदुस्तान के 17,000 सैनिकों ने बांग्लादेश को उसके दुश्मन पाकिस्तान से बचाने के लिए अपनी जान गंवाई, वो अब दुश्मन माना जाता है।
जिस हिंदुस्तान ने 1 करोड़ शरणार्थियों को भोजन और कपड़े, रहने के लिए घर दिए, वो अब दुश्मन माना जाता है। जिस हिंदुस्तान ने देश को पाकिस्तानी सेना से बचाने के लिए हथियार और स्वतंत्रता सेनानियों को ट्रेनिंग दी, वो अब दुश्मन माना जाता है। और जिस पाकिस्तान ने 30 लाख लोगों की जान ली और 2 लाख महिलाओं का उत्पीड़न किया, वो अब कथित तौर पर दोस्त है। आतंकवादियों को पैदा करने में नंबर 1 पर रहने वाला पाकिस्तान अब कथित तौर पर एक मित्र है। जिस पाकिस्तान ने 1971 के अत्याचारों के लिए बांग्लादेश से अब तक माफी नहीं मांगी है, वो अब कथित तौर पर एक मित्र राष्ट्र है। वहीं इस बीच खबर यह भी आ रही है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना एक बार फिर बांग्लादेश की राजनीति में सक्रिय होने की तैयारी में है। हसीना इस समय हिंदुस्तान में है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखाई दे रही हैं। वो ऑनलाइन मोड के जरिए अपनी पार्टी अवामी लीग के कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेने लगी है। पिछले दिनों शेख हसीना के बेटे ने भी बयान दिया था कि देश में लोकतंत्र की बहाली के बाद एक बार फिर शेख हसीना बांग्लादेश लौट जाएंगी। इस बीच अवामी लीग के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव सदस्य मोहम्मद अली अराफात ने यूनुस सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में कानून का शासन खत्म हो चुका है, न्याय का मजाक बनकर रह गया है। सरकार न केवल न्यायपालिका का हेरफेर करती है, बल्कि उसने कानून व्यवस्था को आतंक के हथियारबंद साधन में बदल दिया है। वकीलों को व्यवस्थित रूप से चुप करा रही है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रही है और कानूनी प्रतिरोध की किसी भी झलक को कुचल रही है। कोई भी इस फांसीवादी, निरंकुश और असंवैधानिक सरकार से कानून के शासन की उम्मीद नहीं करता है। एक शासन जो सत्ता के नशे में इतना चूर है कि अब यह दिखावा भी नहीं करता कि देश में कानून मौजूद है। और अब अगली खबर में हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट की। तो इजराइल ने लेबनान के साथ युद्ध विराम समझौता किया है, लेकिन गजा पर उसकी कार्रवाई पहले की ही तरह चल रही है। इजराइल यहां लगातार बम बरसा रहा है और अब इजराइल की कार्रवाई सेफ जोन में भी शुरू हो गई है। इजरायली सेना पर आरोप है कि उसने अल मवासी में सेफ जोन पर भीषण बमबारी की, जिसमें कई महिलाएं और बच्चों की जान चली गई। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि पिछले 24 घंटों में गजा पर हुए इजरायली हमलों में 48 फिलिस्तीनियों की जान चली गई, जबकि 201 लोग घायल हुए। वहीं इजरायली सेना का दावा है कि अल मवासी इलाके में उसके हमले में कई फिलिस्तीनी लड़ाके मारे गए, जिनमें हमास का सीनियर लीडर ओसामा गनीम भी शामिल है। आईडीएफ का दावा है कि ओसामा गनीम गजा के लोगों पर दबाव बनाने और इजराइल के खिलाफ हमले की रणनीति बनाने में शामिल था। तो दूसरी तरफ अल जजीरा की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को इजरायली सेना ने कमाल अदवान अस्पताल पर एक बार फिर हमला किया है। इजरायली ड्रोन के हमले में अस्पताल के अंदर इलाज करवा रहे नागरिकों के एक समूह को निशाना बनाने का आरोप है। वहीं बेतलाहिया शहर में भी एक आवासीय इमारत को निशाना बनाया गया। इस हमले में कम से कम 15 फिलिस्तीनियों की जान गई है। अस्पताल के निदेशक हुसाम अबू सफिया ने कहा कि कमल अदवान के पश्चिमी और उत्तरी किनारों पर हवाई हमलों के बाद इजरायली सेना अस्पताल के अंदर घुस आई। अस्पताल में घुसे सैनिकों ने सभी कर्मचारियों, मरीजों और विस्थापित लोगों को वहां से हटने के आदेश दिए। इसके साथ इंडोनेशियाई आपातकालीन सर्जरी टीम को हमेशा के लिए परिसर छोड़ने का आदेश भी दिया गया। वहीं इस बीच हमास के नेता बासेम नैम ने दावा किया कि अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थों ने गजा में युद्ध विराम के लिए हमास और इजरायल के साथ बातचीत फिर से शुरू कर दी है। हमास उन शर्तों के साथ युद्ध विराम के लिए तैयार है जिन शर्तों के साथ इजरायल ने लेबनान के साथ युद्ध विराम समझौता किया है। हमास ने उम्मीद जताई है कि 14 माह से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए जल्दी ही समझौता हो जाएगा। और अब चलते चलते में देखेंगे दक्षिण चीन सागर में बढ़े तनाव को। दक्षिण चीन सागर पर चीन हमेशा अपना दावा करता रहता है, जिसे लेकर इस क्षेत्र में अक्सर तनाव देखा जाता है। और अब इसे लेकर चीन के साथ अमेरिका, जापान और फिलीपींस का टकराव और भी बढ़ गया है, जिसे देखते हुए अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में अपना एक जासूसी एयरक्राफ्ट टोही विमान तैनात कर दिया है। वहीं जापान और फिलीपींस ने भी अपनी नौसेना के जहाज भेज दिए हैं, जिससे हालात काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही मित्र देशों की सेनाओं ने फिलीपींस के पेट्रोलिंग जहाजों के खिलाफ चीनी तटरक्षक जहाजों की कार्रवाई की कड़ी निंदा की थी। अमेरिका के हिंद प्रशांत कमांड यानी इंडो पैसिफिक कमांड ने बताया कि मित्र देशों और सहयोगियों ने फिलीपींस के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में नौवहन और ऊपर उड़ान की स्वतंत्रता के अधिकार को बनाए रखने और समुद्र एवं अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र के अन्य वैध उपयोगों के लिए जॉइंट पेट्रोलिंग की थी। बताते चले कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ, जो कि विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र होता है, ये समुद्र से परे समुद्र में 200 समुद्री मील का वो क्षेत्र है जिस पर तटीय देशों का क्षेत्राधिकार होता है।
और फिलीपींस के 2 सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि उनकी ये पेट्रोलिंग स्कारबोरो शोल से लगभग 40 समुद्री मील की दूरी पर हुई थी, जिसके बाद साउथ चाइना सी में जहाजों की ये तैनाती देखी जा रही है। इस क्षेत्र में आए दिन चीनी तटरक्षक, नौसेना और संदिग्ध मिलिशिया बेड़े के साथ फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और ब्रुनेई सहित प्रतिद्वंद्वी दावेदार देशों की सेनाओं का टकराव होता रहता है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।